Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is EVS pedagogy। आज से हम EVS pedagogy की रिवीजन है वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ रहेगी ये 10 to 15 डेज़ की सीरीज़ रहेगी जिसमें हम EVS pedagogy के कंप्लीट नोट रिवाइज करेंगे। और सबसे पहले हम अपने हैंड रिटन नोट्स से शुरुआत करेंगे, यानी पहले हम हैंड रिटन नोट्स हैं वो रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम हिमांशी मैम के जो पेडागोजी के नोट्स हैं EVS के उनको रिवाइज करेंगे। बाद में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर PYQ करेंगे। तो आपको ये 10 या 15 डेज़ में आपकी जो EVS है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो आप EVS की तरफ से एकदम निश्चिंत हो जाइए एंड मेरे साथ सीरीज़ के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये सीरीज़ आपको 30 मार्क्स एकदम से कवर कराएगी, क्योंकि EVS पेडागोजी CTET में 30 मार्क्स की होती है। तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गई अगर आप इस सीरीज़ के साथ बने रहते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप पे कोई भी डाउट आते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये क्लास फर्स्ट है, यानी आज ये उस सीरीज़ का डे फर्स्ट है जो 10 to 15 डेज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से ही आपको जुड़ना है और 10 to 15 डेज़, यानी 15 डेज़ भी हो सकते हैं, 10 डेज़ भी हो सकते हैं। तो तब तक आपको जुड़े ही रहना है अगर आपको EVS पेडागोजी अपनी अच्छी करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ये आपकी EVS पेडागोजी। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे थीम्स ऑफ EVS। जो EVS है उसकी थीम्स क्या हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 थीम्स होती हैं EVS की, जो कि आपको याद करनी है। फर्स्ट है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की, भाई पहले आपको परिवार चाहिए, परिवार के साथ साथ आपको दोस्त चाहिए। सेकंड आपको फूड यानी खाना, अगर आपके पास परिवार है, आपके पास दोस्त है, तो अब आपको पेट भरने के लिए खाना चाहिए। देन वाटर, अब खाना खा लिया तो उसके बाद पानी, है ना। खाना खाने के बाद पानी, पर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, बट पानी हमारी नीड है। पानी के बिना तुम जिंदा ही नहीं रह सकते। आपने देखा होगा जल ही जीवन है। शेल्टर यानी निवास हमें चाहिए, फिर हमें रहना भी होगा। ट्रैवल, अब हम एक जगह पर रहकर बोर हो जाएंगे तो हमें घूमना भी होगा। देन थिंग्स वी मेक एंड डू, अब घूमेंगे फिरेंगे तो घूमने फिरने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसे के लिए हमें कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी वो चीज़ जो हमें कुछ बनाती है और हम कुछ करते हैं और फिर उससे हमारा पैसा आता है। तो ये क्या है, ये 6 थीम्स हैं आपकी EVS में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 6 थीम्स अपने माइंड में रखनी है, अपने माइंड में सेट कर लो कि EVS में 6 थीम होती है। फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड, सेकंड फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर और फिफ्थ ट्रैवल एंड सिक्स थिंग्स वी मेक एंड डू। अब बात करते हैं सब थीम्स ऑफ EVS। EVS के कुछ सब थीम्स हैं, ये तो थी थीम्स और ये सब थीम्स। अब सब थीम्स में आपकी फैमिली एंड फ्रेंड, जो ये फर्स्ट थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी उसी के ही अंदर है ये। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आपका रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी अगर आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स हैं तो आपका रिलेशनशिप भी होगा। मतलब रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे कि आपके बुआ के लड़का, चाचा का लड़का, यानी उनसे आपकी जो रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी होती है, उस टाइप से। वर्क एंड प्ले, अगर आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो आप खेलोगे भी, फ्रेंड्स के साथ तो खेलोगे, फैमिली के साथ वर्क करोगे, तो वर्क एंड प्ले। एनिमल्स, जानवर भी रखते हैं, बहुत से पालतू जानवर रखते हैं, बहुत से अपने उसके लिए दूध वगैरह के लिए जानवर रखते हैं। देन प्लांट्स, पेड़ पौधे भी लगाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में एक भी पेड़ नहीं लगाया होगा। तो ये क्या है, ये सब थीम्स हैं। और सेकंड है जो फूड, इसमें टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग और प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर, यानी इसमें आप फूड में क्या आती है कि आपको टेस्ट, भाई फूड खा रहे हो तो ज़रूरी है कि वो टेस्टी भी होगा, ठीक है। टेस्टलेस तो कोई नहीं खाता। फिर उसको पचाना भी है, फिर आपको फूड बनाना भी पड़ेगा, यानी कुकिंग करनी भी पड़ेगी। फिर अगर आपने कुकिंग कर ली, बाई चांस आपने ज़्यादा खाना पका लिया, तो आपको उसको सेफ भी रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो। देन फिफ्थ है फार्मर, तो आपको फिर उन्हें सेफ भी रखना होगा, यानी प्रिजर्व भी करना होगा, यानी प्रोटेक्ट कहते हैं। जैसे दूध है उसको फ्रिज में रख दिया, बॉईल कर दिया। और फार्मर तो इम्पोर्टेंट है ही, जब जब तक फार्मर नहीं होगा तब तक किसान नहीं होगा, तो आपको भोजन तो मिलने से रहा। तो ये आपकी सब थीम्स हैं। तो ये आपकी मेन थीम्स हो गई। इन थीम्स में आपके 2 सब थीम्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं और फूड के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो
अच्छे से ध्यान में रख लो, माइंड में सेट कर लो कि थीम 6 होती हैं, सब थीम्स होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, और उनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपकी सब थीम्स में, सब थीम्स में से ही। तो चलो देखते हैं आपने कितना समझ में आया, आपकी जो सब थीम्स है आपने वो माइंड में बिठाई या नहीं बिठाई। तो क्वेश्चन है आपका, which one of the following is not one of the six broad themes of EVS in the present syllabus, यानी इनमें से कौन सी थीम जो 6 ब्रॉड थीम्स में नहीं है EVS के सिलेबस में, जो मतलब प्रेजेंट नहीं है, ब्रॉड थीम्स बतानी है। सेल्डन तो था ब्रॉड थीम्स में, तो थी ना वो आपकी ब्रॉड थीम कितनी थी, 6। कौन कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर सेकंड फूड, थर्ड वाटर, और फिफ्थ शेल्टर, और सिक्स थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 आपकी ब्रॉड थीम्स है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रॉड थीम्स नहीं है। तो ये तो है थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी थी, वर्क एंड प्ले या फूड, फूड भी थी, ये भी थी, ये भी थी। सिर्फ जो वर्क एंड प्ले है वो फैमिली के अंदर थी, है ना, फैमिली के अंदर तो थी। देखो एक बार, ये वर्क एंड प्ले ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर है। ब्रॉड थीम्स तो ये 6 हैं। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम में विषयों की बजाय EVS विषयों को प्रस्तावित किया गया है। यानी आपको पाठ्यक्रम में गया, जो आपका सिलेबस है उसमें आपको EVS विषय को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया EVS विषय को, तो शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़ी हुए परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। EVS में क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज में जो आपका आसपास का वातावरण होता है उसी को तो आपको पढ़ना होता है। तो बच्चे अपने आसपास के वातावरण से जुड़े, अपने आसपास के वातावरण को समझे, इसीलिए हम पाठ्यक्रम में EVS को इंक्लूड करते हैं, जो EVS सब्जेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। कुछ फ्यू पेडागोजियल पॉइंट्स हैं जो आपकी पेडागोजी में काफ़ी हेल्प करेंगे और पेडागोजी में इम्पोर्टेंट है। एक तो हवा इतनी चल रही है। देखिए, NCERT के द्वारा एक कोशिश की गई जिससे हमारी समझ विकसित हो, डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। यानी जो NCERT है उन्होंने कोशिश की जिसके द्वारा क्या हमारी समझ विकसित हो। किसकी तरफ हमारी समझ विकसित हो, जो ये थीम, यानी हर एक थीम, जो हमने 6 थीम पढ़ी थी, यानी हर एक थीम के प्रति हमारी जो समझ है वो विकसित हो, उसके लिए NCERT है उसने कोशिश करी है। ईच थीम, जो प्रत्येक थीम है, की पॉइंट के साथ शुरू होगी, यानी की क्वेश्चंस के साथ शुरू होगी। अगर आप बुक में फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ रहे हो या फिर ट्रैवलिंग पढ़ रहे हो, तो उससे पहले ना आपको कुछ की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे, जैसे कि आपने निवास पढ़ा, यानी शेल्टर आप पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर है आपका EVS में, तो उससे पहले की क्वेश्चन होंगे कि आप कभी घूमने गए हो, अगर आप घूमने गए हो तो कहाँ गए हो, आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं किराए में। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्वेश्चंस हैं, की क्वेश्चंस हैं जो आपको थीम को समझने में सहायक करते हैं। तो ये हमारी NCERT द्वारा एक कोशिश है जिससे बच्चा हर एक थीम को समझे। तो उसके लिए कुछ की क्वेश्चंस डाल दो, और वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसी लैंग्वेज में होने चाहिए जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, यानी उसकी मातृभाषा, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसमें वो क्वेश्चन होने चाहिए। अब बात करते हैं, बच्चे को संवेदनशील बनाना है। डिफरेंस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ग्राफिकल लोकेशन, ETC। यानी उन्हें, बच्चों को हमें ये बताना है कि भाई हम जेंडर के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ग्राफिकल लोकेशन, इन सभी के बेसिस पर हम डिफरेंट्स हैं, पर हम हैं एक ही, यानी यूनिटी तो है पर वो डाइवर्सिटी के साथ है। भाई देखो, जेंडर में अलग अलग होते, कोई बॉय है कोई गर्ल है, क्लास भी अलग होती है, कोई 10th है कोई 12th है, और आपका रिलीजन, धर्म भी अलग होता है, लैंग्वेज, भाषाएं भी अलग होती हैं, ग्राफिकल लोकेशन, कोई पहाड़ों में रह रहा है तो कोई बीच पे रह रहा है, यानी समुद्र के किनारे रह रहा है। तो ये क्या है, हम इनके बेसिस पर तो डिफरेंट, हम क्या, हम एक ही है। ऐसा नहीं है कि भाई तेरा धर्म अलग है हमारा धर्म अलग है तो तू हमसे बिल्कुल अलग है तो दूर हो जा, ऐसा नहीं है। हम धर्म के बेसिस पर अलग तो हो सकते हैं, पर हमारी जो यूनिटी है तो एक इंसान ही। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना, बच्चों को भी ये बताना है। अब बात करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत तथा निरंतर होनी चाहिए। मूल्यांकन यानी आपका
टेस्ट वगैरह होते हैं। आप मूल्यांकन को आप ऐसे याद रखना कि टेस्ट है एक तरीके का। जो बच्चे के हम एफए वगैरह लेते हैं, एसए लेते हैं, तो वो मूल्यांकन में आते हैं कि हम मूल्यांकन में क्या करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, हमने जो उसे शिक्षा दी है बच्चे ने उसमें से कितना ग्रहण करा, ये देखने के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये प्रक्रिया सतत यानी लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने महीने में एक टेस्ट ले लिया बस, हम 7-7 दिन के अंदर टेस्ट ले लो, ऐसा कर लो कि पूरे सप्ताह पढ़ाया, एक दिन फिक्स कर लिया कि मंडे को आपका टेस्ट है। जो भी मैंने आपको 7 दिन में पढ़ाया वो मैं चेक करूँगी कि आपको कितना समझ में आया। तो जो मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया सतत और निरंतर चली रहनी चाहिए। ऐसे नहीं महीने में एक टेस्ट लिया बस हो गया काम। ओके, तो अब बात करते हैं एनसीएफ रिकमेंडेशंस की। उन्होंने क्या रिकमेंड किया है हमें, तो एनसीएफ 2005 बच्चों की स्कूल लाइफ उसको लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी एनसीएफ ने कहा है जो बच्चों की स्कूल लाइफ होती है वो उनकी आउटसाइड यानी स्कूल से बाहर की लाइफ से रिलेट होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल लाइफ को आउटसाइड ऑफ द स्कूल लाइफ, जो स्कूल लाइफ के बाहर है, उसको रिलेट कर पाए। इससे जो गैप है और जो इससे जो गैप है यानी स्कूल लाइफ का होम लाइफ का जो गैप है वो कम होगा, उसकी जो दूरी है वो कम होगी। ठीक है। डिस्करेज यानी नकारता है बुकिश और रोट लर्निंग को। जो हमारा एनसीएफ है वो रोट लर्निंग को नकारता है कि बच्चों को रटना नहीं चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। अगर वो किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो वो उनके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। अगर बच्चे कुछ रट लेते हैं तो वो 1 या 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद उसे बच्चे भूल जाएंगे। तो एनसीएफएफ वो क्या करता है, रोट लर्निंग को एकदम से मना करता है और कहता है कि बच्चों को एग्जाम्पल भी ऐसे दो जो उन्हें रियल लाइफ से जोड़े, जो उन्हें अपना जो रियल लाइफ है उसमें भी उन्हें वो यूज़ कर सके। अगर हम रियल लाइफ से जुड़ते हुए बच्चों को एग्जाम्पल देंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक डेवलप्ड डिस्करेज रोट लर्निंग, यानी टेक्स्ट बुक को डेवलप करो, रोट लर्निंग को खत्म करो। रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, बच्चों को टॉपिक समझा समझा के याद करना चाहिए ताकि बच्चों के माइंड में वो लंबे समय तक बना रहे। और जो हमारा NEP 1986 कहता है कि जो सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, नहीं बच्चे को केंद्र में रखकर चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि जो सीखना होता है वो बच्चों को सीखना होता है, टीचर को नहीं सीखना होता। तो टीचर सेंटर्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम होना चाहिए जो एजुकेशन है। अब एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 EVS शिक्षण के संदर्भ में है, यानी जो NCF 2005 में कही है वो बात कौन सी है इनमें से, प्रयोग करना, तकनीकी शब्दों से परिचय, या फिर विषयगत दृष्टिकोण। कौन नहीं है, सॉरी मैंने अभी पढ़ दिया था कि है, नहीं है। ठीक है। बच्चों के अनुभव व संदर्भ के साथ संबंध, तो देखिए बच्चों के जो अनुभव और संदर्भ उनके साथ तो हमें संबंध बनाना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमने कहा है कि उन्हें रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल देने चाहिए। विषयगत दृष्टिकोण, भाई विषय को ध्यान में रखकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो विषयगत रहना चाहिए। और प्रयोग करना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बच्चों को प्रयोग करके सिखाएंगे वो करके ज़्यादा सीखते हैं। थर्ड है तकनीकी शब्दों से परिचय, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें अभी बच्चों को तकनीकी शब्दों से परिचय नहीं कराना चाहिए, टेक्निक से हमें परिचय नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा तो ऐसे थोड़ा हम उसे बाइक ला के दे देंगे, कहेंगे बाइक को खोल दे, साइकिल ला के दे देंगे साइकिल को खोल दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का माइंड कितना डेवलप हुआ, वो कौन सी चीज़ें कर सकता है, किस चीज़ से हम उसे अवगत कराएं, किस चीज़ से नहीं कराएं। ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग की, यानी एकीकृत अधिगम की। तो इसमें है द चिल्ड्रन लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन ए होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। यानी इसमें क्या है, आपका एकीकृत अधिगम में है कि बच्चा सभी को एकीकृत करके देखता है। अगर वो एनवायरनमेंट में चारों तरफ वो कोई भी चीज़ देख रहा है तो वो यह नहीं क्लासीफाई कर पाएगा कि साइंस की चीज़ है सोशल साइंस की है। देखो जैसे कि बच्चा पेड़ देख रहा है तो अब ये थोड़ी ना कहेगा कि देखो ये तो एनवायरनमेंट है या ग्राफिकल है, ज्योग्राफी है, या फिर उसने कोई दूध से दही बनता देख लिया तो अब ये थोड़ा ना कहेगा कि इसमें तो साइंस लग रही है। एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल रहा है, लैक्टोबैसिलस नाम है शायद उसका, कि वो तो उसमें बदल रहा है। तो बच्चा क्या सभी को एक तरीके से देखेगा, एकीकृत देखेगा, वो अभी साइंस या सोशल साइंस में डिफरेंस करके नहीं देखेगा। इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उनको एक तरीके से देखेगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो साइंस हो रही है या फिर ये सोशल साइंस हो रही है या फिर ये तो हिस्ट्री है, गांधी जी मर गए थे हम तो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा वो बच्चा नहीं कर पाएगा।
हैंस ईवीएस इन क्लास 3rd and 5th इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट, यानी वो जो क्लास 3rd से लेके क्लास 5th के बच्चे हैं वो सभी को एकीकृत करके देखेंगे, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, वो सभी को इकट्ठा देखेंगे। यस, तो अब है क्लास 2nd, यानी इसी में ही है ये टॉपिक 2nd। ठीक है, जो थोड़ा अलग टॉपिक है, यानी क्लास 2nd का टॉपिक है, मतलब वैसे क्लास 2nd का नहीं है, ये मैंने वैसे लिख रखा कि क्लास 2nd। अब देखते हैं मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनको कलेक्ट करें, एंड दे लर्न ए लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, क्योंकि बच्चे अपने आसपास से बहुत कुछ सीखते हैं। साइंस क्या है या फिर इन्वायरमेंट क्या है? अपने आसपास को समझना, आसपास को पढ़ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वही हमारी साइंस है, वही हमारी ईवीएस है। अब बात करते हैं गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द नेचर, यानी हमें बच्चों को क्या कहते हैं उसे, अपॉर्चुनिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, हमें बच्चों को क्या, बस मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी हमें बच्चों को इजाज़त देनी चाहिए या फिर उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो नेचर को ऑब्जर्व करें कि नेचर में क्या हो रहा है। नॉट जस्ट सिट इन द क्लास, उन्हें सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठाना चाहिए, हमें उन्हें बाहर भी ले जाना चाहिए, और जो भी उनके आसपास चीज़ें हो रही हैं बच्चों को उन्हें ऑब्जर्व करने देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनकरेज दैम टू वर्क इन ग्रुप, उनको हमें इनकरेज करना यानी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ग्रुप में काम करें, क्योंकि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा सीखता है। इट विल हेल्प देम टू लर्निंग डाइवर्सिटी, और वो इसमें क्या करेंगे, अगर हम बच्चे को कहेंगे कि वो ग्रुप में सीखे, ग्रुप में सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो डाइवर्सिटी को अच्छे से सीखेगा, जो अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि और हाँ, हमें ग्रुप कैसे बनाना चाहिए, ग्रुप हमें हेट्रोजीनियस बनाने चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग जो बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग नॉलेज वाले बच्चों को एक साथ हमें बिठाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। ए टीचर कैन इंस्पायर दैम टू रीड स्टोरीज, यानी एक टीचर को बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि वो कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, यानी उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको प्रमोट करना चाहिए बाय एक्टिविटी के द्वारा, यानी हमें एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी यानी बच्चा कितना क्रिएटिव है वो हमें पता चले। सच एज आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि आर्ट यानी कोई पेंटिंग वगैरह बनवा दी, कोई क्राफ्ट यानी कोई वेस्ट मटेरियल से कोई चीज़ें बनवा दी, तो हमें उससे ये चीज़ पता चलेगी कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, वो कितनी क्रिएटिविटी से सोचता है। वर्क्स कैन गिव एग्जाम्पल, ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ, यानी हमें उन्हें ऐसा काम देना चाहिए कि भाई तुम पिक्चर ड्रॉ करो, फिर उसको देखोगे तुमने कैसे कैसे ड्रॉ करी है। लेट दैम बी द जज समटाइम, और गिव दैम अपॉर्चुनिटीज़ टू क्लासीफाई प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कभी कभी हमें उन्हें ये भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो प्लांट को देख के, एनिमल को देख के, और फिर उन्हें क्लासीफाई करे कि प्लांट में कैसे क्लासीफाई कर सकता है कि भाई ये प्लांट छोटा है, ये प्लांट थोड़ा लंबा है, इस प्लांट की पत्तियां ऐसी हैं, इस प्लांट्स की पत्तियां वैसी हैं। एनिमल्स में वो कैसे क्लासीफाई कर सकता है कि ये कैसे भौंकता है, फिर इसका कलर कैसा है, इस एनिमल का कलर कैसा है। लेट दैम रिसाइट द स्टोरीज और अदर थिंग्स, डू नॉट फोर्स दैम टू मेमोराइज, यानी हमें बच्चे को ना फोर्स नहीं करना चाहिए तो इसे याद करें, यानी वो तो फिर रोट लर्निंग ही हो जाएगी कि बच्चे पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर पूरा फोर्स डाल रहे हैं कि भाई इसको मेमोराइज कर, बार बार पढ़, बार बार पढ़, तो ये रोट लर्निंग हो जाती है। तो इसको तो हमारा जो एनसीएफ है वो एकदम से नकारता है कि रोट लर्निंग तो बच्चे के साथ होनी ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, जैसे कि ए डॉक्टर, ए फार्मर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन डिस्कस अबाउट प्लांट टू हेल्प देम नो मोर, यानी कोई डॉक्टर हुआ, कोई फार्मर हुआ, या फिर उनके जो दादा दादी होते हैं, अगर वो डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में तो ये बच्चों को काफ़ी मदद करता है उनको जानने के लिए, वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाता है। इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट, यानी हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो प्लांट को, ट्री को अपना मित्र बना ले, एक उसे अडप्ट कर ले और उसमें रोजाना पानी दे, उसकी देखभाल करें। इट विल डेवलप देयर कॉन्करेंट फॉर द इन्वायरमेंट, तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो सोच है, समझ है, वो विकसित होगी इन्वायरमेंट की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इवेल्युएट यानी आकलन। आकलन में क्या होता है, इमेजिंग, एक्सप्लोर,
एक्सप्लेन और एलोब्रेशन, यानी ये 5 है जिसको हम 5E मॉडल कहते हैं। इंगेज में क्या होता है, फोकस स्टूडेंट अटेंशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट। इसमें क्या इंगेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो फोकस करता है अपने यूनिट के कॉन्सेप्ट पर। एक्सप्लोर में क्या होता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एग्जामिन देयर आइडियाज थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपने आइडिया को एग्जामिन करें, यानी अपने हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी चीज़ों को रखें, अपने आइडिया को हमारे सामने रखें। फिर एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस फॉर्मल लैंग्वेज टर्म्स सिंबल एंड मॉडल्स, फिर हमने उन्हें सिंबल्स मॉडल्स या फिर लैंग्वेज के प्रति हमने उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं। इलोबरेट का मतलब है अप्लाइज एंड एक्सटेंड स्टूडेंट डेवलपिंग आइडियाज टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, यानी हम बच्चों को उनके जो आइडियाज़ है उनको अप्लाई करने का बच्चों को मौका दें ताकि उनकी जो और नए आइडियाज़ है वो बच्चों में डेवलप हों। अब बात करते हैं इवेल्युएट की, इनकरेज स्टूडेंट टू असेस देयर लर्निंग प्रोग्रेस। अब हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट को उनकी लर्निंग प्रोग्रेस में। ये 5E मॉडल है। अब एक क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन दिस इंडिकेट्स दैट, यानी जो चिल्ड्रन है वो ईवीएस को याद करते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन की। क्या इंडिकेट करता है, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, कि जो ईवीएस है वो बच्चे ने रट कर याद की है तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, जो ईवीएस है वो बच्चे ने इन्फॉर्मेशन के थ्रू याद की है। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, जो ईवीएस है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चों को ध्यान में रखकर है तब बच्चे से अच्छे से समझ लेते हैं। ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, ईवीएस है वो टीचर सेंटर्ड है, यानी बच्चों के सेंटर नहीं टीचर सेंटर्ड है। तो ये अभी हमने पीछे बात की थी कि कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है वो बच्चों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, क्योंकि उसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे समझते हैं, टीचर नहीं समझते, क्योंकि टीचर थोड़ी ना समझते हैं, बच्चों को याद करानी होती है, बच्चों को याद करना होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाला की फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या है बाला की फुल फॉर्म, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को भी हमने एक लर्निंग का साधन बना दिया है। कैसे, जब आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो या फिर प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ पर क्या होता है, दीवारों पर पेंटिंग बना देते हैं, A फॉर एप्पल बना दिया, B फॉर बॉल बना दी, टेबल लिख दी, काउंटिंग लिख दी। ये क्या है, ये कि बिल्डिंग को भी एक लर्निंग का साधन बना दिया, तो वो बाला है, उसकी फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो, बाला। अब है ये रेलवे टाइम टेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक रेलवे का टाइम टेबल कैन बॉट टू क्लासरूम। आप एक रेलवे का टाइम टेबल है वो क्लासरूम में ले आओ। हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न, तो वो क्या करेगा, वो बच्चों को हेल्प करेगा कि क्या याद करने में। हाउ टू रीड द टाइम टेबल, कि टाइम टेबल को कैसे पढ़ते हैं। अगर आप बच्चे के सामने टाइम टेबल लेके आओगे तो वो उसे पढ़ने की कोशिश करेगा और उसे पता चलेगा कि भाई कैसे रीड करते हैं, कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना गैप है उस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में जाने, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो इससे क्या बच्चे टाइम टेबल रीड करने में बच्चों की मदद होगी। यू कैन यूज टाइम टेबल टू डिवाइस मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। आप टाइम टेबल को एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि उसको इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ सिखाने में मदद कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी आपकी, ज्योग्राफिकल, भाई बच्चों को ज्योग्राफिकल का भी पता पड़ेगा, ज्योग्राफी का भी पता पड़ेगा टाइम टेबल से। मैथ्स भी अच्छी होगी कि ये टाइम हुआ है, चलो 5 बज गए 6 बज गए, तो मैथ्स भी होगी बच्चों की अच्छी। अब बात करते हैं थ्रू गेम्स ए टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रन अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइफ, यानी हम गेम्स के थ्रू एक टीचर है वो बच्चों को ये बता सकता है कि जो रूल्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, रूल रेगुलेशन हमें कितने कायम रखने चाहिए। जैसे कि अब गेम्स में क्या, गेम्स में बच्चे एकदम रूल का फॉलो करते हैं, वो रूल को नहीं तोड़ते जब गेम खेलते हैं। जैसे कि वो लूडो खेल रहे हैं तो अगर गोटी 6 पे खुलेगी तो वो 6 पे खुलेगी, अगर किसी का 5 आ गया तो वो गोटी को नहीं खोल सकता। क्यों, क्योंकि बच्चे रूल्स को गेम्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो हमें जो टीचर है उसको ये सिखाना चाहिए कि आप रूल्स को गेम में भी अप्लाई करो, साथ साथ अपने जीवन में भी अप्लाई करो, जिससे आप एक मैनरफुल पर्सन बन सको। ठीक है, रूल रेगुलेशन, अगर कोई व्यक्ति अपने डेली लाइफ में अपने जीवन में रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उससे अच्छा तो व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी हमें जो भेदभाव है उसके प्रति भी डिस्कशन करना चाहिए। गेम्स में कर लो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड क्लास, यानी हमें किसी के जेंडर के बेस पे, किसी के कास्ट के बेस पे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर क्लोजली, यानी हमें बच्चों को
प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो फ्लावर यानी फूल को अच्छे से देखे, क्लोजली देखे एकदम से, और उसे ऑब्जर्व करे कि कितनी नंबर ऑफ पेटल्स हैं, क्या कलर है। अगर अच्छा इस फूल का कलर रेड है, अच्छा इसका येलो है, तो बच्चे क्या उसमें क्लासीफाई कर पाएंगे, उनके कलर के हिसाब से उनकी पेटल्स जो पत्तियां हैं उनको काउंट कराए। अच्छा इसमें 6 पत्तियां हैं, इसमें 10 पत्तियां हैं, तो उनके बेसिस पर क्या होगा कि बच्चे फ्लावर को क्लासीफाई करना सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ फ्रूट, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ फ्रूट्स है जो जड़ है उनका एक ग्रुप है। बीटरूट, पटेटो, जिंजर है, कैरेट की नहीं, कैरेट, टर्मिक, जिंजर है, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मिक है, या फिर कैरेट, बीटरूट, रेडिश है। तो कैरेट, बीटरूट और रेडिश, आपकी गाजर और चुकंदर और मूली, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रुप ऑफ रूट्स हैं, जड़ें हैं। अब बात करते हैं फील्ड विजिट, यानी बच्चों को हमें जो फील्ड विजिट है उस पर भी ले जाना चाहिए। फील्ड विजिट का मतलब है कि हम बच्चों को ऐसे नहीं खेतों में ले जाएं, हम बच्चों को ऐसी जगह ले जाए, खेतों में भी ले जा सकते हैं, वहाँ बच्चे जाके किसान से बात करेंगे, अच्छा ये सब्जी ऐसे उगती है, इस सब्जी को इतना टाइम लगता है, ये फसल ये है, अच्छा इस फसल को रबी क्रॉप्स कहते हैं, इसको खरीफ कहते हैं, इसका टाइम ये। तो बच्चे कैसे सीखेंगे, और हम उसे भट्टे वगैरह पे भी ले जा सकते हैं। अच्छा ईंट ऐसे बनती है तो बच्चा सीखेगा। अच्छा हम गीली मिट्टी लाते हैं, फिर उसे फ्रेम में लगाते हैं, फिर उसे आग में जलाते हैं, तब पकती है। तो हमें बच्चों को ऐसी जगहों पे भी ले जाना चाहिए जहाँ बच्चा ऑब्जर्व करके जल्दी सीखे। तो अगर हम बच्चों को ना बुक से पढ़ाएंगे कि बेटा रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप से इसका टाइम ये, तब बच्चा इतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अगर हम उसे कहीं खेतों में ले जाए और किसान से बात कराएं, यानी उसको दिखा के, क्योंकि बच्चा देख के प्रयोग करके ज़्यादा समझेगा, तो बच्चा उसे कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए हमें बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए ताकि वो बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करे और अपने माइंड में उन्हें सेट करे। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, यानी जो ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी जो आइज होती है ना वो उनके हेड के साइड में होती है। एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में जो आंखें हैं पक्षी की वो 2 चीज़ों पर फोकस करती हैं, यानी कर सकती हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अगर वो straight देखेंगे तो उनकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगी। In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. That's why they have to turn their head to see around. यानी जो मोस्ट ऑफ बर्ड्स होती है उनकी जो आई है वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकती, इसीलिए वो इधर उधर देखने के लिए अपने हेड को मूव करते हैं। Some birds like cat, eagle, vultures can see 4 times as for a human, यानी जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे कि आपकी चील हो गई, बाज हो गई, गिद्ध हो गई, ये क्या होती है, ये ह्यूमन से 4 गुना अच्छा देख सकती है। कहते हैं ना चील जैसी आंखें, इसकी तो चील जैसी निगाह, क्योंकि वो ह्यूमन से 4 गुना बेटर देख सकती है। These birds can see things from a distance of 8 meter, whatever humans see from a distance of 2 meter. यानी जो एक पक्षी होती है वो उस चीज को 8 मीटर दूरी से भी क्लियर दिख सकती है, बट जो मनुष्य है उसको वो 2 मीटर दूरी पर दिखती है। यानी जो मनुष्य को 2 मीटर की दूरी पर दिखती है जो चीज अच्छे से, वो उस चीज को जो पक्षी है वो 8 मीटर की दूरी पर भी अच्छे से देख सकता है। Animals cannot see as many colors as we. It believe that animals that are awake in daytime can see some color. यानी जो एनिमल्स है वो ज़्यादा कलर नहीं देख सकते, और जो एनिमल दिन के टाइम जगते हैं तो वो कुछ कलर देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं सारे कलर वो भी नहीं देख सकते। Those animals that are awake at night, जो रात में जगते हैं, can see things only in black and white colors. वो सिर्फ ब्लैक और वाइट में देख सकते हैं। जैसे कि आपका उल्लू हो गया, उल्लू रात में जगता है, और आपकी चमगादड़ हो गई वो रात में जगती है, तो उनको सिर्फ ब्लैक और वाइट दिखेगा, उनको कलर नहीं दिखते। बर्ड्स ईयर आर स्मॉल होल्स कवर विथ फेदर्स, जो पक्षी हैं उनके कान भी होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं, और जो उनके पंख वगैरह से ढके हुए होते हैं। स्नेक एंड डीफ, जो स्नेक और डीफ आपको पता है जो सांप बहरे होते हैं, एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर जमीन पर जो वाइब्रेशन होती है वो उसको सिर्फ फील कर पाते हैं, वो सुन नहीं पाते, क्योंकि जो स्नेक है वो बहरे होते हैं। और आपके भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो ही 4 प्रकार के सांप जो जहरीले हैं, पर वो ज़्यादा जहरीले, वैसे तो हर सांप जहरीला होता है, पर 4 ऐसे सांप हैं भारत में जो ज़्यादा जहरीले, जो ज़्यादा पॉइजनस है।
सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन, यानी सम बर्ड्स, कुछ पक्षी और कुछ पशु डिफरेंट साउंड निकालते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशन, यानी जैसी सिचुएशन होगी, अगर हैप्पीनेस की सिचुएशन है तो वो हैप्पीनेस वाली साउंड निकालेंगे, अगर खतरे से भरी कोई उनके पास स्थिति आ जाती है तो वो डेंजर भरी साउंड निकालेंगे, जैसे कि आपको टाइगर, लेपर्ड और लंगर। अब जो हैप्पीनेस और डेंजर भरी साउंड है उसको तो ह्यूमन भी निकाल देते हैं अगर सिचुएशन होती है, जैसे किसी ने छिपकली देख ली तो एक ना अजीब सी साउंड निकलती है, हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे साउंड निकालेंगे, वो अपने आप निकल जाती है। तो ऐसा ही बर्ड्स और एनिमल्स में होता है, अगर दुख वाली स्थिति में है तो दुख वाली साउंड निकालेंगे, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल डॉग है, वो रात को रोते हैं तो वो अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको जाहिर करते हैं, और अगर कोई हम उन्हें रोटी वोटी खिला दे या फिर ऐसे उन्हें कुछ कर दे तो वो अलग ही साउंड निकालते हैं, तो वो अपनी हैप्पीनेस को जता रहे हैं। अब बात करते हैं, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक स्टॉर्म इज अबाउट कम, यानी कुछ जो एनिमल्स हैं वो अलग तरीके का ही व्यवहार करने लगते हैं जब कोई खतरा आता है, जैसे कोई तूफान आ रहा है या फिर अर्थक्वेक से क्या कहते हैं, भूकंप आ रहा है, तो एनिमल्स है वो डिफरेंट तरीके का ही उनका व्यवहार हो जाता है, व्यवहार है वो अलग तरीके का ही हो जाता है। कहते हैं ना उनकी 6 इंद्रियां होते नहीं, मनुष्य की तो 5 सेंसेस होते हैं, उनकी 6 सेंसेस होते हैं, तो जो छठा सेंस है वो इसीलिए होता है कि कोई भी अगर भयानक चीज़ें आए तो उनके जो जानवर है वो पता लगा सकते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know danger, यानी जो people हैं, जो लोग हैं, वो जंगलों में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल का बिहेवियर देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई अब कोई खतरा आने वाला है। नेक्स्ट है स्लोथ। तो स्लोथ क्या होता है, एक भालू जैसा दिखाई देता है स्लोथ, एक सेकेंड, और 70 घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है और उल्टा सोता है, 17 घंटे सोएगा, लटक कर सोएगा उल्टा, जिस पेड़ पर रहेगा उसकी सारी पत्तियां खत्म कर देगा, यानी जिस पेड़ पर वो रहेगा उस पेड़ की वो सारी पत्तियां खा खा कर खत्म कर देगा, और सिर्फ एक सप्ते में यानी एक वीक में वो उतर के आता है, और वो किस लिए आता है, ताकि उसे आराम मिले, और उसकी जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष होती है, एंड मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और वो 40 साल में केवल 8 पेड़ों पर ही इधर उधर घूमता है। अब बात करते हैं अबाउट स्लीप की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा सोने के, जो कि सबका फेवरेट होता है। सोना किसको पसंद नहीं है, वो वाला सोना नहीं है, गोल्ड नहीं, वो स्लीप सबको पसंद है, वैसे तो वो भी सभी को पसंद है, गोल्ड भी। अब लिजर्ड्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, जो छिपकलियाँ होती हैं वो तो पूरे सीजन सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि आपको सर्दियों में भी नहीं दिखेंगे, वो गर्मियों में बाहर आती हैं, पूरी सर्दियाँ सोती हैं। काउ स्लीप्स अराउंड 4 हॉर्स, यानी जो गाय है वो 4 घंटे सोती है। पाइथन स्लीप अराउंड 18 हॉर्स, जो पाइथन है ये आपका 18 घंटे सोता है। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 हॉर्स, जो जिराफ है इतना बड़ा जानवर है वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। और जो बिल्लियां हैं, कैट स्लीप अराउंड 12 हॉर्स, जो बिल्लियां हैं वो 12 घंटे सोती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थिंग्स यू कैन नीड टू नो अबाउट द टाइगर, यानी वो चीज़ें जो टाइगर के बारे में आपको जाननी चाहिए। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, जो टाइगर है वो रात में भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, जो विस्कर्स यानी जो साइड वाली दाढ़ी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है टाइगर की, एंड कैन सेंस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन द एयर, उसकी वजह से जो टाइगर है वो किसी मूवमेंट को या जो एयर में वाइब्रेशन होती है उसको सेंस कर पाता है, उसको महसूस कर पाता है। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक आर पॉइजनस इन इंडिया, ओनली 4 प्रकार के जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं भारत में, कौन से, कोबरा, कॉमन क्रेट, और आपका रुसुल्स वाइपर जिसको धोबिया कहते हैं, और स्केल्ड वाइपर जिसको अफई कहते हैं। अब बात करते हैं, ए स्नेक हैज़ 2 होल टीथ, जिनको फैंक्स कहते हैं, 2 होल टीथ होते हैं जिनसे वो काटते हैं तो वो निशान बन जाता है, कुछ ऐसा निशान बन जाता है जब सांप काटता है, तो वो ये 2 जो टीथ है उनको आपकी स्किन में गड़ा देता है और अपने पॉइजनस को सही डालता है। द पॉइजनस इंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द दीज फैंक्स, यानी जब वो 2 दांत को आपकी बॉडी में गड़ाएगा तो उन 2 दांत के जरिए जो पॉइजनस है, जहर है, वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। स्नेक चार्मर स्टोरी, स्नेक चार्मर स्टोरी यानी जो सपेरे होते हैं, सपेरे इसको हम कालब्रियाज भी कहते हैं,
और नागुफम, नागुफम होती है गुफान, उसको कहते हैं डिज़ाइन होती है गुम्फा, कुछ भी कह सकते हैं, नाग गुम्फन नाग गुफान। ये एक डिज़ाइन होती है जो रंगोली वगैरह में एम्ब्रॉयडरी में काम की जाती है किसी डेकोरेशन को करने के लिए। ये गुजरात साउथ इंडिया वगैरह में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं द स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज ए स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। जो सपेरे हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि भाई आपको सांप ने काटा है, तो वो सांप के जो बाइट मार्क्स है उसको देखकर पता लगाएंगे कि सांप ने आपको काटा है। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। अगर किसी को सांप काट ले तो जो सपेरे हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन बनाते हैं किससे, जो प्लांट होते हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उन पेड़ पौधों से जो सांप सांप कह रही हूँ जो सपेरे हैं वो सांप को काटने की दवाई बना लेते हैं। सांप थोड़ी ना काटने की दवाई बनेगा खुद की। स्नेक आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। जो स्नेक है वो फार्मर के लिए हेल्पफुल है, क्यों, दे ईट रैट्स इन द फील्ड। जो चूहे वगैरह को वो खाते हैं, अगर वो चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे उनकी क्रॉप को खा जाएंगे। तो इस तरीके से जो सांप है वो फार्मर के दोस्त होते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन, यानी खाना खा लिया, अच्छा टेस्ट लगा, अब उसके बाद उसे पचाओ। अवर स्टोमक्स टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पेट का जो टेम्परेचर तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। द जूस इन अवर स्टोमक इज एसिडिक इन नेचर। जो जूस होता है हमारे स्टोमक में वो एसिडिक इन नेचर होता है। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। जो ज़्यादातर जो चावल है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं, जो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर, यानी यहीं से ही जो चावल है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाए जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। देयर आर मैनी पुअर पीपल इन कालाहांडी, यानी कालाहांडी में क्या होता है, वहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं जो अपना गुजारा करने के लिए चावल की खेती करते हैं। मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्ट्रेन। जो मसलिन मलमल का कपड़ा होता है वो किसी चीज़ को छानने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तो छन्नी वगैरह आ गई, जब छन्नी नहीं थी तब की बात कर रहे हैं। जो मसलिन का कपड़ा होता है उससे हम सामान छानते थे। अब बात करते हैं ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर। ये तो सभी को पता होगा कि जो ग्लास जार यानी आप किसी भी बर्तन में अचार डाल रहे हो उसको पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर उस चीज़ में जिसमें आप अचार डालोगे उसमें मॉइस्चर है तो आपका अचार जल्दी खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लांट विच हंट, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेपेंथीज पिक्चर प्लांट, इसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं नेपेंथीज। देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट एंड इवन माइस, यानी ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को मधुमक्खी या फिर मक्खी को भी खा जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में फाउंड मिलते हैं और इंडिया में इंडोनेशिया और मेघालय में भी ये पौधे मिलते हैं। और इनका जो ऊपर का वो जहाँ से कुछ इस टाइप से होता है ऐसे यहाँ से कवर होता है एक पत्ती से, यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा अपनी जो स्मेल है उससे वो अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे बैठे और फट इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं मेरे को पट, ठीक है, और फिर वो उसे खा जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। निम्नलिखित सूची पर विचार करें, इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से अलग है, यानी आपको डिफरेंस बताना है। मगरमच्छ, कछुआ, मछली या फिर कोआ। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो गया। तो मगरमच्छ भी पानी में रहता है, कछुआ भी, मछली भी, कोआ उड़ता है, कोआ एक पक्षी है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और नोट्स कहाँ से मिलेंगे, जो मेन बात होती है नोट्स, उस पर आते हैं। तो नोट्स आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर सीटेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी मेरे पास भी पीडीएफ नहीं है, तो आप इनको खुद से बना सकते हो, वीडियो के साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना तो उससे बेटर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको हिमांशी मैम वाले नोट्स चाहिए तो उनकी जो लिंक है, पीडीएफ की लिंक है, वो मैंने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाली है, तो वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, और किसी भी साइबर कैफ़े से जाके उसको निकलवा सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। और क्या था, और हाँ, आज की क्लास में इतना ही। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, लेंथी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं।
तो आज हमारा डे फर्स्ट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी थर्ड डे 10 जितने भी सीरीज़ डे होंगे, इस सीरीज़ में डे होंगे, तो उस सीरीज़ का जो हम डे फर्स्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब डे सेकंड में भी आपको रहना है मेरे साथ और अपने नोट्स बना लेना, तैयारी को अच्छी कर लेना, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वैसे लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बट ये है मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आपके लिए वो हेल्पफुल रहा, आप लोगों को समझ में आया, तो फिर मुझे लगेगा हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं और पढ़ूँ और वीडियो बनाऊँ। तो उस वजह से आप लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए, है ना। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जो बेल होती है बेल आइकन, ताकि नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ पहुँच जाए और आप अपनी सीटेट की तैयारी को अच्छी बनाएं। देन थैंक यू एंड बाय।